समय खुले आकाश में ये टिमटिमाते तारे जो पूरे आकाश में मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, ये मानव को शुरू से ही आकर्षित करते हुए आए हैं। इस ब्रह्मांड में फैली अरबों आकाश गंगाएं और उनके बिखरे अरबों आकाश गंगाओं का ये विशाल ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा नहीं था। इस विशाल और रहस्यों से भरपूर ब्रह्मांड का जन्म एक रोमांचकारी और रहस्यमयी घटना बिग बैंग से हुआ था। शुरुआत से ही मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति और विज्ञान की सहायता से इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है। कभी मनुष्यों को लगता था कि ये आकाश भगवान ने बनाया है, इसे भगवान अपनी मर्जी से चलाता है और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। आकाश में बिखरे अनगिनत तारों को देखकर लगता है कि ये ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जब विज्ञान अपनी शैशव अवस्था में था, तब लगता था कि ना तो इस ब्रह्मांड का कभी जन्म हुआ था और ना ही आने वाले समय में ये कभी खत्म होगा। ना तो सूर्य से बड़ा कोई और तारा हो सकता है और ना ही इसकी रोशनी कभी खत्म होगी। सूरज हमेशा से था, है और आगे भी हमेशा ही रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपने पंख खोलने शुरू किए, तो खुलने वाले रहस्यों ने मनुष्य की प्राचीन सभी धारणाओं को तोड़ दिया और इसके प्रति और जिज्ञासा जगा दी। इस अनंत से लगने वाले ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि उस छोटे से पॉइंट में हुए चमत्कारी विस्फोट यानी बिग बैंग से ही इस अनंत तक फैले अनगिनत तारों से भरे आकाश का जन्म हुआ है, तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विज्ञान यही मानता है। ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ना तो स्पेस था और ना ही समय था, ना जीवन था और ना ही जीवन की ये सारी संभावनाएं थी। ब्रह्मांड के जन्म से पहले ये 100 अरब आकाश गंगाएं और हर एक आकाश गंगा में फैले 100 अरब तारे एक ही पॉइंट में थे। इस पॉइंट का आकार परमाणु से भी छोटा था। इस पॉइंट में अनंत ऊर्जा समाहित थी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि उस पॉइंट में क्या हुआ कि ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस छोटे से पॉइंट से क्या टकराया, या फिर वो छोटा सा पॉइंट किस चीज से टकराया कि उसमें एक बड़ा विस्फोट यानी बिग बैंग हो गया और पलक झपकते ही ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वैसे कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस छोटे से पॉइंट में ऊर्जा को बांधे रखने के लिए ब्रह्मांड के जन्म से पहले इस पर एक ताकत काम कर रही थी। उस समय ना तो समय था और ना ही स्पेस। जैसे ही उस ताकत का कंट्रोल इस पॉइंट पर कम हुआ, वैसे ही वो समय की गांठ खुल गई। समय की गांठ खुलते ही ये छोटा सा पॉइंट फैलने लगा और देखते ही देखते सेकंड के कुछ ही पल में उस पॉइंट के अंदर भरी हुई ऊर्जा और मैटर का फैलाव इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि हमारे समय की माप काफी छोटी पड़ जाती है। विज्ञान के नियम टूटने लगते हैं और किसी भी चीज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मानव अपनी दैनिक गतिविधियों को समय के हिस्सों, सेकंड, मिनटों और घंटों में बांटता है, लेकिन ब्रह्मांड के निर्माण और उसके फैलाव के लिए ये समय सीमा काम नहीं आती। क्योंकि अगर हम इस ब्रह्मांड के फैलाव का समय देखें, तो ये सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में ही इतना फैल गया है कि जितना ये 13 अरब 80 करोड़ सालों में भी नहीं फैला। ब्रह्मांड के जन्म के समय ये प्रकाश की गति से भी तेज फैला। तो क्या आइंस्टाइन का सिद्धांत गलत था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती? क्या फिजिक्स के नियम टूट गए थे? तो इसका जवाब ये है कि समय के इस रूप को और ब्रह्मांड के जन्म से फैलाव के बीच के समय को मापने की इकाई को प्लैंक टाइम कहते हैं। बिग बैंग के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये ब्रह्मांड हर जगह अचानक से पैदा हो गया हो। पूरा ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा से भर गया और ब्रह्मांड के जन्म से पहले पॉइंट में उपस्थित शक्तियां जम गई और नए नए रूप में सामने आने लगी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी की भाप तरल में बदल जाती है, इसके बाद तरल पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है। ब्रह्मांड के फैलने के बाद शक्तियों के जमने की घटनाओं ने इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सबसे जरूरी ताकत ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में फैली सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सौर मंडल इस ग्रेविटी के बलबूते पर चलायमान है, तो जीवन की संभावनाएं भी इसी ग्रेविटी के कारण पनपी हैं। इसी ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ फैला ऊर्जा का अनंत भंडार पास पास आने लगा।
और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला। ये सब इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि अभी 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था। समय के बहुत ही छोटे छोटे से हिस्से में ये निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रही थी। ये इतनी परफेक्शन के साथ शुरू हुई कि यदि जन्म लेने वाली ग्रेविटी का मान निर्माण के लिए ना तो ज्यादा था और ना ही कम, यदि इस ताकत का मान थोड़ा भी ज्यादा होता तो अभी अभी हुआ बिग बैंग विस्फोट फिर से जन्म लेता और कुछ ही प्लैंक टाइम में अनेकों बिग बैंग हो जाते और खत्म हो जाते। इस तरह से जीवन की संभावनाएं भी खत्म हो जाती। यदि ग्रेविटी का मान थोड़ा भी कम होता तो बिग बैंग लगातार बनता रहता और एक पॉइंट में ही वापस सिकुड़कर रह जाता। हर पल नया बिग बैंग पनपता और कुछ ही प्लैंक टाइम में फिर से पॉइंट बन जाता। तो ऐसे ही लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती और ये ब्रह्मांड लगातार ठंडा होते हुए अंत में खत्म हो जाता। एक बार फिर से जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड बनता, फैलता, बिखरता रहता। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होने लगा। अभी भी जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी एटम का जन्म नहीं हुआ था। इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की आवश्यकता थी। यदि न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम के न्यूक्लियर बिखर जाते और ब्रह्मांड में डीएनए जैसी संरचना नहीं बन पाती। प्लैंक टाइम के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रह्मांड का तापमान काफी कम हो गया था और इस समय एक नई ताकत, स्ट्रॉन्ग फोर्स और फ्रैक्चर्ड सुपर फोर्स का जन्म हुआ। इसी के साथ ब्रह्मांड में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लगी और ब्रह्मांड का एक हिस्सा तेजी के साथ फैलने लगा। ब्रह्मांड इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरने लगा। इसका वॉल्यूम 10 की पावर 19 की स्पीड से बढ़ने लगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी रेत के कण का आकार फैलते हुए हमारे सौर मंडल के आकार से भी बड़ा हो जाए। इसके फैलने की गति बहुत तेज थी। ये गति प्रकाश की गति से बहुत बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने आइंस्टाइन के प्रकाश की गति के नियम को तोड़ दिया। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की गति प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकती। इससे हमें लगता है कि इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरते समय ब्रह्मांड ने आइंस्टाइन के प्रकाश की गति के नियम को तोड़ा है। लेकिन विज्ञान कहता है कि इस प्रक्रिया में कोई सिद्धांत नहीं टूटा, क्योंकि इन्फ्लुएंस के इस उथल पुथल भरे समय के दौरान सभी चीजें अपनी ही जगह थी, लेकिन इनके बीच का स्पेस तेजी से बढ़ रहा था। ये इतना तेजी से बढ़ने लगा कि जैसे कि प्रकाश की गति से भी तेज हो। बिग बैंग के समय चारों तरफ फैले पदार्थ का वॉल्यूम 10 की घात के रूप में तेजी से फैल रहा था। इन्फ्लुएंस ने ब्रह्मांड में हर दिशा में चारों ओर समान रूप से समान संख्या में अलग अलग गैलेक्सीज को बिखेर दिया। यही रीजन है कि जब हम ब्रह्मांड की मैपिंग करते हैं तो हमें हर दिशा में समान संख्या में तारे और गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। ये सिर्फ अभी तक सैद्धांतिक रूप से ही परिभाषित था। इसका कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं था। जब तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता तब तक इन्फ्लुएंस सिर्फ एक सस्पेंस ही बना रहा। इन्फ्लुएंस है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती पहले सेकंड में झांकना होगा। यानी हमें समय में लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष पीछे जाना होगा। ये संभव नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे समय में काफी पीछे तक जाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंतरिक्ष की गहराइयों में जाना होगा। जब हम रात में चमकते तारों को देखते हैं तो हमें वर्तमान की जगह हमारा बीता हुआ कल नजर आता है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज हमसे 8 मिनट प्रकाश की दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ है कि यदि सूरज अभी खत्म हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट 30 सेकंड के बाद चलेगा। हम सूरज की 8 मिनट 30 सेकंड पुरानी तस्वीर देखते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी सुपरनोवा के स्टेलर विस्फोट की तस्वीर देखते हैं तो वो 1,67,000 वर्ष पुरानी होती है। ये वो समय है जब पहली बार धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया था, क्योंकि सुपरनोवा का स्टेलर विस्फोट पृथ्वी से लगभग 1,67,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुआ है। प्रकाश वर्ष का अर्थ है कि प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। ये दूरी हमारी धरती के लिए काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन दूर तक फैले अंतरिक्ष के लिए ये सिर्फ मिलीमीटर, सेंटीमीटर जैसी ही है। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है।
और इस हिसाब से प्रकाश एक साल में लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब हम अंतरिक्ष की ओर ज्यादा गहराइयों में झांकते हैं तो हमें ऐसी गैलेक्सीज भी मिलती है जो पृथ्वी से लगभग 12-13 अरब प्रकाश वर्ष दूर होती हैं। यानी हम उस गैलेक्सीज की आज की तस्वीर नहीं देखते हैं, बल्कि उसके जन्म के समय की तस्वीर हमें दिखाई देती है। हो सकता है कि हमें इतनी दूरी पर दिखाई देने वाली चीज आज अंतरिक्ष में उपस्थित हो भी या नहीं भी। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन जैसा ही लगता है, या फिर कहे कि हमारे पास अपने अतीत में झांकने की एक टाइम मशीन है जो हमें ब्रह्मांड के जन्म के बाद की तस्वीर दिखाती है। यहाँ इस दूरी पर हमें बनी हुई गैलेक्सीज ही नजर आती है, लेकिन इन्फ्लेशन है या नहीं, इसके लिए हमें गैलेक्सीज के बनने से पहले के समय में जाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं लगता, क्योंकि अंतरिक्ष में स्थित हबल टेलीस्कोप इतनी ही दूरी तक देख सकती है। हबल टेलीस्कोप में ब्रह्मांड का ऐसा ही इलाका नजर आता है जहाँ पर तारों और गैलेक्सीज के भंडार है। लेकिन गैलेक्सीज के बनने से पहले और बिग बैंग के समय क्या हुआ था, इसके लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। कई बार छोटी छोटी चीजें भी ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को खोल देती है, और इसका जवाब हमें टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाली झिलमिलाहट में नजर आता है। सन 1964 में रॉबर्ट विलियमसन और ओर्नो विंजीनियस दोनों ही भौतिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को सुन रहे थे। उन्हें हर बार रेडियो तरंगों की आवाज के पीछे हमिंग सुनाई दे रही थी। दोनों ने सोचा कि ऐसा शायद रिसीवर में जमी हुई कबूतरों की बीट के कारण हो रहा है। दोनों वैज्ञानिकों ने रिसीवर की सफाई कर दी ताकि अब और ज्यादा साफ तरीके से ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो तरंगों को सुना जा सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब रेडियो तरंगों के पीछे सुनाई देने वाली हमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों ने इस बात का परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि ये आवाज ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद की है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद अंतरिक्ष में एक बड़ा आग का गोला बना था, और तब से लेकर आज तक उस आग के गोले की लाइट लगातार ब्रह्मांड में घूम रही है। ब्रह्मांड के जन्म के 13,80,000 साल बाद ब्रह्मांड में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही फैले हुए थे। इस कारण पूरे ब्रह्मांड में भयंकर कोहरा छाया हुआ था। इस कोहरे के बीच जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले तो अचानक ही ये कोहरा खत्म हो गया, और तब पहली बार प्रकाश ने गति पकड़ी। तब से लेकर आज तक ये प्रकाश लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सर्दियों में छाया हुआ कोहरा कुछ दूर तक हमें कुछ भी देखने से रोकता है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक ही ये कोहरा हट जाता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब दूर से आने वाली रोशनी दूर तक फैली जगह को प्रकाशित कर देती है। इसे कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड का नक्शा है जो हमें ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती पलों की जानकारी देता है। मई 2009 में यूरोपियन एजेंसी ने एक प्लैंक नाम के सैटेलाइट को सूरज की कक्षा में स्थापित किया। इसका उपयोग एजेंसी ने अंतरिक्ष के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नक्शा लेने में किया। इस सैटेलाइट में लगे सेंसर इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि ये 1 डिग्री तापमान के 10 लाखवें हिस्से को भी आसानी से माप सकते हैं। इस सैटेलाइट की सहायता से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को तैयार किया। ये खोज मानव जाति की सबसे बड़ी खोज में से एक है। ये खोज डीएनए की खोज के बराबर ही थी। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड लाल और नीले धब्बों से भरा हुआ है, जो ये बताता है कि नीले धब्बों की जगह ब्रह्मांड ठंडा हो गया है और नीले धब्बे बाद में नए स्पेस में बदल जाएंगे। लेकिन वही लाल धब्बे अंतरिक्ष की गर्म जगहों के बारे में बताते हैं, जो ये बताता है कि अंतरिक्ष में और गैलेक्सीज का निर्माण होना है। ये लाल धब्बे बीतते समय के साथ नए ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। ये आंकड़े चौंकाने वाले थे और इन्फ्लेशन को साबित करते थे, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को इसके लिए एक पुख्ता सबूत की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन के कारण ब्रह्मांड में हुई उथल-पुथल के कारण तरंगों का जन्म हुआ होगा। ये तरंगे समय को खींचती और सिकुड़ती है। इन तरंगों को वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव नाम दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी से भरे तालाब के शांत पानी में कोई पत्थर फेंकने पर पैदा हुई तरंगे। ये तरंगे ब्रह्मांड में हुए इन्फ्लेशन के कारण अलग अलग दिशाओं में
ब्रह्मांड के अलग अलग गति से फैलने के कारण पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन कभी नहीं रुकने वाली एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों को लगता है कि अंतरिक्ष की जिन गहराइयों से आज तक प्रकाश हम तक नहीं पहुंचा है या फिर भविष्य में भी कभी नहीं पहुंचेगा, ऐसी जगहों पर भी इन्फ्लेशन हुआ था और आज भी हो सकता है कि वहां इन्फ्लेशन चल रहा हो। मार्च 2014 का दिन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मार्च 2014 में दक्षिणी ध्रुवी पर लगे एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में फैलने वाली ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढ निकाला और इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। इन आंकड़ों ने इन्फ्लेशन की उपस्थिति पर पक्की मुहर लगा दी। इन्फ्लेशन का सिद्धांत हमें बताता है कि क्यों अंतरिक्ष में चारों तरफ समान रूप से गैलेक्सीज और तारे बिखरे हुए हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छोटी सी नजर आने वाली जगह में सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेजी से एक नए और विशाल ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। इसका अर्थ है कि जब इन्फ्लेशन रुकता है तब वो उस जगह पर नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर समय स्पेस में बहुत सारे ब्रह्मांड जन्म ले रहे हैं। ये इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण स्पेस में हमारे जैसे हजारों ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस तरह से 100 अरब गैलेक्सीज में 100 अरब तारे हैं, तो वही इस तरह से 100 अरब ब्रह्मांडों में से एक हमारा ब्रह्मांड हो सकता है कि हमारे से मिलती जुलती धरती हो, उस पर हमारे से मिलते जुलते जीवन की संभावनाओं में मिलते जुलते लोग रहते हों। अब अगर ये बात सही है तो हमारे इस ब्रह्मांड का आकार हमारी सोच से काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन आंकड़े इशारा करते हैं कि स्पेस की तुलना में हमारे ब्रह्मांड का आकार अभी भी बेसबॉल जितना ही बड़ा है। इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड की उम्र अभी 1 सेकंड के 1 खरबवे जितना ही पुराना है, तो वही इस समय इसका तापमान 1000 खरब डिग्री जितना है। इस समय इस ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है। इस समय इतने ज्यादा तापमान में ब्रह्मांड में सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन भरा हुआ था। इस समय ब्रह्मांड ऊर्जा का एक गोला था और ये लगातार ऊर्जा को झोंके जा रहा था ताकि हमें आज नजर आने वाली हर चीज का निर्माण हो सके। अगर उस समय ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई थी तो ये मटेरियल से भरा ब्रह्मांड कैसे बना? लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा और मटेरियल दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लोगों को लगता था कि ऊर्जा ना तो मटेरियल में बदल सकता है और ना ही मटेरियल ऊर्जा में। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन की एक खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि ऊर्जा और मटेरियल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप उसे मटेरियल में बदल सकते हैं, और यदि आपके पास मटेरियल है तो आप उससे ऊर्जा का एक बड़ा भंडार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी गणितीय गणनाओं के बाद एक गणितीय समीकरण E = mc² दिया। इसी समीकरण ने भविष्य में दुनिया के सबसे विनाशक हथियार परमाणु बम की नींव रखी थी। आइंस्टाइन का समीकरण बताता है कि यदि आपके पास 1 ग्राम मैटर है तो आप 3 × 10⁸ कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आइंस्टाइन का समीकरण कहता है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला हर एक पदार्थ ऊर्जा का एक कॉन्सेंट्रेट रूप है। जिस तरह से परमाणु बम के विस्फोट से मटेरियल ऊर्जा में बदल जाता है, उसी तरह से बिग बैंग के विस्फोट के बाद ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। लेकिन क्या ये पदार्थ आज नजर आने वाले पदार्थ जैसा ही था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज नजर आने वाली चीजें शुरुआत में बने पदार्थों के संयोग से मिलकर बनी है। इसका मतलब है कि आज नजर आने वाले पदार्थ के निर्माण का एक बेस पदार्थ मौजूद था, जिसे वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल कहते हैं। विज्ञान के सिद्धांत कही हुई बातों पर ही नहीं चलते, बल्कि ये तो प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित होने से ही चलते हैं। गॉड पार्टिकल एक कल्पना मात्र था। यदि गॉड पार्टिकल का अस्तित्व था तो वैज्ञानिकों को इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। पुख्ता सबूतों के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में शुरू किया। यहाँ 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में वैज्ञानिक ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में बनी परिस्थितियों को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक 1 सेकंड में 78,000 बार गोल्ड के न्यूक्लियाई को फायर करते हैं
और उनकी टक्कर स्टार डिटेक्टर में करवाते हैं। ये टक्कर बड़ी जबरदस्त होती है और इससे चारों ओर कण ही कण बिखर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि जब दो कारें एक साथ स्पीड से एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनकी विंडो में लगे कांच चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक प्रोटोन के बीच बड़ी टक्कर करवाते हैं। टक्कर के बाद बड़ी मात्रा में कण पैदा होते हैं और इन कणों की संख्या कणों के टकराने की स्पीड पर निर्भर करती है। इन कणों को वैज्ञानिकों ने क्वार्क नाम दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि इस समय एक विशेष प्रकार का तरल बनता है, लेकिन उसका अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रहता है। ये ऐसा तरल होता है जो आज से पहले कभी उपस्थित नहीं था। हो सकता है ये तरल ब्रह्मांड के जन्म के समय मौजूद रहा हो। इस तरल की खास बात ये है कि ये पानी के मुकाबले काफी अच्छे से बहता है। इस समय ब्रह्मांड में उपस्थित एक शक्ति स्ट्रॉन्ग फोर्स ने प्रोटॉन के साथ क्वार्क को जोड़ दिया और धीरे धीरे मैटर का निर्माण होने लगा। लेकिन इस समय बने मैटर का कोई मास नहीं था, जबकि आज के समय में उपस्थित मैटर में मास होता है। बिना मास के कोई भी मैटर प्रकाश की गति से दौड़ेगा और वो एक लाइट की तरह नजर आएगा। अब वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द मैटर का मास है कि जब ब्रह्मांड के जन्म के समय मैटर का कोई खास मान नहीं था, तो आज के ब्रह्मांड में मास आया तो कहां से आया? इसका जवाब दिया 1970 के दशक में पीटर हिग्स ने। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक फील्ड काम करता है जिसे उनके सम्मान में हिग्स फील्ड कहते हैं। ये फील्ड ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस फील्ड के कारण ही ब्रह्मांड में मास की उत्पत्ति होती है। पीटर हिग्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में कणों की उपस्थिति बढ़ने से इस ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड के साथ पदार्थ के निर्माण के बुनियादी कण आपस में जुड़ने लगे और उन कणों में मास पैदा होने लगा। हिग्स फील्ड के साथ कोई भी कण जितना ज्यादा जुड़ता है, उतना ही ज्यादा उसका मास बढ़ने लगता है। और यही रीजन है कि शुरुआती ब्रह्मांड के मुकाबले आज के ब्रह्मांड के कणों में मास की उपस्थिति है। अब विज्ञान के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या बोसोन फील्ड मौजूद है या नहीं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने CERN में दुनिया की सबसे बड़ी लैब और मशीन के साथ प्रयोग शुरू किया। इस प्रयोग को लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यानी LHC कहते हैं। इस प्रयोगशाला का निर्माण जमीन से 300 फीट की गहराई में किया गया है। यहाँ 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट से बनी 2 सुरंगों से 2 प्रोटॉन बीम को टकराया जाता है और उनके बीच की टक्कर के बाद के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ लगभग 3800 वैज्ञानिकों की टीम काम करती है। इस बीम के सेंटर में हुई टक्कर से प्रोटॉन आपस में टकराकर अनेक कणों में बिखर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अनेकों बार इस प्रयोग को दोहराया, लेकिन वैज्ञानिकों को सफलता 14 मार्च 2013 में मिली। इस दिन वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने प्रोटॉन की टक्कर के बाद एक ऐसा कण खोज निकाला है जो किसी भी कण के साथ मिलकर एटम और उसके मास का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ऐसा कण है जिसके बिना किसी भी मैटर की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर किसी मैटर का मास नहीं होगा तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा और मैटर के मास के लिए इस कण का होना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इस कण के बिना किसी मैटर में मास बन भी जाए तो एटम का निर्माण नहीं हो सकता और बिना एटम के किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस बुनियादी कण को हिग्स बोसोन नाम दिया और इसी हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो अब तक ब्रह्मांड सिर्फ 1 सेकंड पुराना ही था। ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जरूरी 4 ताकतें, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स का जन्म हो चुका था। ये चारों फोर्स मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये चारों फोर्स कैसे मिले, इसके लिए वैज्ञानिकों को ऐसे तापमान की आवश्यकता थी जो इन चारों ताकतों को बांधने की ताकत रखती हो। इस बात का जवाब वैज्ञानिकों को साउथ पोल में लगे बाइसेक 2 टेलीस्कोप में मिला। इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में ऐसे तापमान को डिटेक्ट किया जो LHC से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा गर्म था। ये तापमान चारों बलों को एक साथ बांधने की ताकत रखता था। अब ब्रह्मांड में मैटर ही मैटर फैल गया था, लेकिन इसी समय फिर से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मांड में प्रोटॉन की टक्कर के बाद पैदा हुई ऊर्जा से मैटर और एंटी मैटर बने। दोनों ही प्रकृति में विपरीत थे और जब दोनों एक साथ मिलते तो एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म कर देते।
अब ब्रह्मांड में अस्तित्व का भयानक युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस युद्ध में जीत मैटर की हुई और एंटी मैटर हार गया। यानी कि ब्रह्मांड में मैटर की संख्या ज्यादा थी और एंटी मैटर की संख्या कम, और इसी असंतुलन से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन एंटी मैटर और मैटर की संख्या असमान क्यों रही, इसका जवाब मिलना बाकी है, और इसी के साथ अनेक ब्रह्मांड के रहस्य का खुलना भी बाकी है। ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकंड के बाद ही ब्रह्मांड का इतना विस्तार हो चुका था जितना कि पिछले 13 अरब सालों में भी नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी ब्रह्मांड के जन्म के सिर्फ 1 सेकंड की कहानी है। अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो ये बस इतना सा है कि एक छोटे से गोले के विस्तार के बाद हुए भयंकर विस्फोट के कारण ग्रेविटी के जन्म के बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा हुई। इसके बाद इन्फ्लेशन का उथल पुथल भरा दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन कणों का जन्म हो गया। इससे मैटर बने और मैटर में मास के बनने से परमाणुओं का निर्माण हुआ और फिर छिड़ा एक युद्ध मैटर और एंटी मैटर के बीच। दोनों के असंतुलन के कारण बना हमारा ये ब्रह्मांड। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड के फैलने की गति काफी धीमी हो गई और अब ब्रह्मांड पहले के मुकाबले ठंडा होने लगा था। इसके बाद एलिमेंट्स के बनने का दौर शुरू हुआ, यानी जीवन के पैदा होने की संभावनाओं ने आकार लेना शुरू किया। पहले एलिमेंट्स से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणु बने, जो लिथियम जैसे परमाणुओं में बदलने लगे। ब्रह्मांड लगातार बनने लगा। बिग बैंग के 100 मिलियन सालों के बाद पहली बार हमारे इस ब्रह्मांड में सुपरनोवा का विस्फोट हुआ और इससे पहली बार ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ। अब ब्रह्मांड तारों से भरा इलाका था। ब्रह्मांड लगातार अपने आप को विकसित कर रहा था और लगातार ठंडा हो रहा था। ये काफी धीरे चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था। अब ब्रह्मांड में जिधर भी नजर डाले उधर तारों का झुंड नजर आता था। ब्रह्मांड में काम करने वाली 4 ताकतों ने बिग बैंग के 500 मिलियन साल के बाद काफी धीमी प्रक्रिया के बाद गैलेक्सीज का निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन जीवन अभी भी बहुत दूर था, क्योंकि जीवन की संभावनाओं के लिए बुनियादी तापमान अभी भी काफी दूर था। बिग बैंग के 4 बिलियन सालों के बाद प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बिग बैंग के 9 बिलियन सालों के बाद पहला सोलर सिस्टम नजर आया, जिसमें एक तारे के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे थे। लगभग 13 बिलियन सालों के बाद आज जैसे परिस्थितियों से भरा अद्भुत ब्रह्मांड नजर आया। जब रात में खुले आकाश में नजर दौड़ाते हैं तो ये हमें बताता है कि अभी मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो पता चलने पर आपको आश्चर्य से भर देगा, आपको रोमांचित कर देगा। तो ये थी मेरे जन्म की कहानी, जो विनाशक विस्फोट से जन्म लेती है और अतीत में भारी उथल पुथल के बाद आज नजर आने वाले आश्चर्यजनक सुंदर जीवन से भरपूर और प्यार से भरी दुनिया का निर्माण करती है। मेरी ये कहानी आपको बताती है कि जीवन का निर्माण हमेशा से ही विनाश से ही हुआ है। मैं अभी भी लगातार बढ़ रहा हूँ और मेरे अंदर अभी भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है और ये लगातार चलती जाएगी।